जम्मू के पास एक छोटा सा कस्बा है शिकारगढ़। प्रधानमंत्री बनने से पहले इंदिरा गांधी यहाँ छुट्टियां मनाया करती थी। एक रोज की बात है, चट्टान पर बैठी इंदिरा एक किताब पढ़ रही थी कि तभी घोड़ी पर बैठा एक शख्स वहां से गुजरता है। सफेद सूती धोती पहने एक शख्स पूछता है किसी से कि क्या वो इंदिरा गांधी हैं जो चट्टान पर नजर आ रही, मैं मिलना चाहता हूँ। इंदिरा का सहायक उन्हें इसकी इजाजत देता नहीं। इतने में इंदिरा की नजर उस शख्स पर पड़ती है और वो जाकर उस शख्स से मुलाकात करती है। शख्स बताता है कि वो योग सिखाने वाला एक टीचर है। ये साल था 1957 का। अब इस मुलाकात से कुछ 14 साल आगे चलिए। 1971 के चुनाव के बाद ये योग गुरु अपने कुछ पत्रकार दोस्तों को कैबिनेट की लिस्ट थमा देता है। कुछ रोज बाद कैबिनेट का आधिकारिक ऐलान होता है और लिस्ट योग गुरु की लिस्ट से 100% मैच कर जाती है। ये रुतबा था उस शख्स का जिसे भारत का राष्ट्रपुतिन कहा गया। इंदिरा राज में जिसकी सिर्फ तूती बोलती ही नहीं थी, गरजती थी, और ऐसी गरजती थी कि अफसरशाह से लेकर मंत्री तक सब सकपका जाते थे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जहां आज सुनाएंगे आपको कहानी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की। अपनी किताब इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में वी कृष्ण अनंत बताते हैं कि जिस विमान हादसे में संजय गांधी की मृत्यु हुई वो पिट्स S2 विमान धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का था। ऐसे कई प्लेन, गाड़ियां और महंगे गिफ्ट धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को मिलते रहते थे जिन पर कोई कस्टम ड्यूटी या टैक्स नहीं चुकाया गया था। दिल्ली की पॉश फ्रेंड्स कॉलोनी में उनकी एक आलीशान कोठी थी जहां नेताओं का आना जाना लगा रहता था। उद्योगपति और अभिनेता उनके एक दर्शन के लिए लालायित रहते थे। सबको पता था कि ब्रह्मचारी ने हाँ कह दिया तो इंदिरा के अलावा कोई और ना नहीं कह सकता। इंडिया टुडे की तब की एक रिपोर्ट में पत्रकार दिलीप बॉब लिखते हैं, गृह मंत्रालय के एक शीर्ष नौकरशाह ने बताया, अगर हमें लगता है कि किसी विशेष फाइल को आगे बढ़ाने से स्वामी जी खुश हो जाएंगे तो हम कुछ भी करके फाइल आगे बढ़ाने को तैयार हो जाते थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की असली ताकत का एहसास दुनिया को 1977 के बाद हुआ, जब इमरजेंसी की जांच के लिए बने जस्टिस शाह कमीशन की रिपोर्ट में उन्हें लेकर कई खुलासे हुए। हालांकि ताकत का यह खेल काफी पहले शुरू हो चुका था। ब्रह्मचारी के उदय की कहानी कुछ कुछ इंदिरा के उदय के साथ साथ चलती है। 60 के दशक में ब्रह्मचारी डिफेंस कॉलोनी में एक किराए के घर से अपना योग केंद्र चलाते थे। फिर 1969 में इंदिरा ने ओल्ड गार्ड को किनारे लगाकर कांग्रेस पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। ठीक इसी समय ब्रह्मचारी को अशोक रोड के पास 1.68 एकड़ का प्लॉट मिला जिसे खरीदा गया था कितने में, गेस कीजिए, सिर्फ 50,000 रुपए की कीमत पर। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें 3.3 एकड़ का एक और प्लॉट मिला, वो भी औने पौने दाम पर। नई दिल्ली में गोल डाक खाना के पास ब्रह्मचारी ने विश्वायतन नाम का एक योगाश्रम खोला और इस आश्रम से जुड़ा एक किस्सा आपको सुनाते हैं। 60 के दशक में पीएमओ में काम कर चुके जनक राज जय अपने संस्मरणों में बताते हैं कि इस आश्रम की फाइल तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर KL श्रीमाली को भेजी गई। श्रीमाली ने ग्रांट देने से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें इंदिरा गांधी का कॉल आया। श्रीमाली ने जवाब दिया कि आश्रम ने पिछले सालों की ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की, इसलिए ग्रांट नहीं दे सकते, रोका गया। बात प्रधानमंत्री नेहरू तक पहुंची। नेहरू ने गुस्से में जवाब दिया कि क्या मैं श्रीमाली को हटा दूं? ब्रह्मचारी ने ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की है। नेहरू जब तक रहे तब तक ब्रह्मचारी की ताकतों पर लगाम लगी रही, लेकिन बाद में उनकी ताकत बढ़ी। NK सिंह जो वाणिज्य मंत्री DP चट्टोपाध्याय के सचिव होते थे, उन्होंने शाह कमीशन को बताया था कि ब्रह्मचारी उनके आगे डींगे हाँका करते थे। एक बार उन्होंने NK से कहा, मैं TP सिंह को हटवा दिया मैंने क्योंकि वो जमीन की फाइल क्लियर करने में आनाकानी कर रहे थे। TP सिंह कौन थे? वो इंदिरा सरकार में वित्त सचिव हुआ करते थे। ये तो सिर्फ एक नौकरशाह की बात थी। ब्रह्मचारी के असली रसूख का पता उस किस्से से चलता है जब उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को अपने पद से हटवा दिया था। इस किस्से का जिक्र हमें लेखक मनीषा की किताब प्रोफाइल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स में मिलता है। बात तब की है जब गुजराल आवास राज्य मंत्री थे। ब्रह्मचारी गोल डाक खाना वाले आश्रम के लिए कुछ और जमीन मांग रहे थे। अब सोचिए कितनी प्राइम लोकेशन पे है ये प्रॉपर्टी। फाइल गुजराल के पास पहुंची तो उन्होंने और जमीन देने से इनकार कर दिया और ये देखकर ब्रह्मचारी गुजराल के ऑफिस में गए और सबके सामने धमकी देते हुए बोले, या तो आप मुझे जगह दो या कल से मंत्री पद से हाथ धो लो। आगे क्या हुआ? कुछ ही रोज में उमाशंकर दीक्षित को कैबिनेट मंत्री बनाकर गुजराल के ऊपर बैठा दिया गया। बात यही नहीं रुकी, उमाशंकर दीक्षित भी फाइल क्लियर करने को लेकर राजी नहीं थे। अंत में उन्हें और गुजराल दोनों को एक दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। ब्रह्मचारी को अखबार एक और नाम से बुलाते थे, द फ्लाइंग सन्यासी।
उनके विमानों का जखीरा आप देखिए, 4 सीटर सेस्ना विमान जिसे वो खुद उड़ाते थे, एक 19 सीटर डॉनियर जो उन्हें विदेश से गिफ्ट में मिला था, एयर अपर्णा नाम की एक एयर टैक्सी सर्विस जिसे वो खास लोगों को किराए पर देते थे, और सबसे खास मॉले 5 विमान। 1977 चुनावों के बाद शाह कमीशन ने पाया था कि इस विमान ने 18 बार रायबरेली तक उड़ान भरी, जो इंदिरा गांधी का चुनावी क्षेत्र था। ये सारे विमान दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ान भरते थे, जिसे इस्तेमाल करने की ब्रह्मचारी को बेरोक टोक आज़ादी थी। इसके अलावा पालम के पास सिलकोरा में उनका अपना प्राइवेट हैंगर था, जम्मू के पास कटरा और मानतलाई में उनके निजी हेलीपैड और निजी हवाई पट्टियां थी। यहां तक कि उन्हें कश्मीर में निजी हवाई पट्टी बनाने की इजाजत दे दी गई, जो सीमा से नजदीकी के चलते कई सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई थी। ये सब इंदिरा के शय पे हो रहा था या उनका नाम लेकर किया जा रहा था, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय था कि इंदिरा के राज में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की हैसियत कुछ राजपुतिन जैसी होने लगी थी। राजपुतिन एक रूसी तांत्रिक का नाम है जो 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत ताकतवर था। रूस के जार निकोलस उसकी कठपुतली बन गए थे। राजपुतिन की पूरी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप जा सकते हैं। राजपुतिन की ही तरह ब्रह्मचारी का व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला था। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, जो ब्रह्मचारी से खुद भी योग सीखते थे, एक जगह लिखते हैं, वो यानी कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दिखने में तेजस्वी थे, एकदम गोरी चमड़ी वाले, और उनकी उपस्थिति करिश्माई थी। इंडिया टुडे के आर्टिकल में दिलीप बॉब लिखते हैं, उनकी आभा एकदम मसीहा जैसी थी, 6 फुट 1 इंच की हाइट और बिखरे हुए बाल, कोई उन्हें ईसा मसीह समझ सकता था। ब्रह्मचारी का ऐसा असर बाकी लोगों के साथ साथ इंदिरा पर भी हुआ। अपनी दोस्त डोरोथी नॉर्मन को लिखे खत में वो लिखती हैं, मैंने योग को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मुझे एक बहुत सुंदर योगी योग सिखाता है। उसकी शक्ल और उसका आकर्षक डील डॉल सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन उससे बात करना एक तरह की सजा है। वो बहुत बड़ा अंधविश्वासी है। 80 के दशक में दूरदर्शन पर हर बुधवार ब्रह्मचारी का एक कार्यक्रम आता था जिसमें वो लोगों को योग सिखाते थे। ये सुनकर कुछ याद आया होगा, लेकिन फिलहाल इतिहास पर ही हम कायम रहते हैं। इमरजेंसी के दौरान ब्रह्मचारी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है जिसका जिक्र आईबी के तत्कालीन संयुक्त निदेशक मलय कृष्ण ने ओपन सीक्रेट नाम की किताब में किया है। 1974 की बात है। वरिष्ठ नेता यशपाल कपूर ने एक रोज इंदिरा गांधी को बताया कि उनका एक दुश्मन उनके और संजय गांधी के खिलाफ तंत्र मंत्र करा रहा है। मलय कृष्ण लिखते हैं, ब्रह्मचारी उनके पास पहुंचे और तहकीकात का जिम्मा सौंपा। तमाम गुप्तचर दौड़ाए गए, रात भर दिल्ली के शमशानों की खाक छानी गई, लेकिन तंत्र मंत्र जहां से हो रहा था पता नहीं चला। मामला खत्म था, लेकिन ब्रह्मचारी संतुष्ट नहीं हुए। अंत में आनंद फानन में एक वैद्य को पकड़कर लाया गया। उस बेचारे को कुछ दिन जेल में रखकर फिर रिहा किया गया। 1977 में देश को भी इमरजेंसी से रिहाई मिली और तब तक दिल्ली वाला आश्रम ब्रह्मचारी का मुख्य अड्डा था, लेकिन फिर 1977 में इंदिरा सरकार की रुखसती के साथ ही वो जम्मू के पास मानतलाई आश्रम में शिफ्ट कर गए। जस्टिस शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में उन पर कई आरोप लगाए। गैरकानूनी रूप से जमीन के आवंटन और बिना टैक्स चुकाए विदेशी सामान के आयात पर उन पर कई केस खोले गए। ये केस हालांकि 1980 तक ही बरकरार रहे। इंदिरा की वापसी के साथ ही ब्रह्मचारी पर लगे सारे आरोप वापस ले लिए गए। 1980 में प्लेन हादसे में संजय गांधी की मृत्यु हुई। इस हादसे के बाद ब्रह्मचारी ने कहा था, संजय बहुत अच्छे पायलट थे, लेकिन मैंने उन्हें हवा में ज्यादा कलाबाजी दिखाने के लिए मना किया था। संजय की अंत्येष्टि के दौरान दुनिया ने देखा कि बिना किसी सरकारी ओहदे वाला ये सन्यासी सारे आयोजन का जिम्मा संभाल रहा था। संजय की मौत के बाद जब मेनका की इंदिरा के घर से रुखसती हुई, इसमें भी ब्रह्मचारी का अहम रोल बताया जाता है। खुशवंत सिंह अपनी आत्मकथा में बताते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मेनका के कमरे में गए और उन्हें बताया कि इंदिरा ने उन्हें घर से चले जाने को कहा है। खुशवंत सिंह के मुताबिक इंदिरा गांधी चाहती थी कि इस पूरे प्रकरण के दौरान धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वहीं मौजूद रहें और इसके गवाह रहें। खुशवंत सिंह ने आगे लिखा है, इस दौरान जब बात बहुत आगे बढ़ गई, इंदिरा जोर जोर से रोने लगी और ब्रह्मचारी खुद उन्हें कमरे से बाहर ले गए। संजय की मौत के कुछ वक्त बाद ब्रह्मचारी का प्रभाव बरकरार रहा, लेकिन फिर जैसे जैसे राजीव गांधी की उपस्थिति मजबूत होती गई, ब्रह्मचारी नेपथ्य में जाने लगे। पहली शुरुआत हुई टीवी से। 1982 तक दूरदर्शन पर ब्रह्मचारी का योग कार्यक्रम आता था। यह प्रोग्राम ठीक चित्रहार से पहले आता था, जो तब डीडी का सबसे हिट प्रोग्राम था। चित्रहार में हर सेकंड विज्ञापन के 4000 रुपए मिलते थे। दिक्कत यह थी कि कई बार ब्रह्मचारी का प्रोग्राम चित्रहार के स्लॉट पर असर डाल देता और ये बात दूरदर्शन के अधिकारियों को अखरती थी। उन्होंने ब्रह्मचारी को ऑप्शन दिया कि या तो अपना प्रोग्राम आप छोटा कर लीजिए या उसे किसी और स्लॉट पर आप शिफ्ट कर लीजिए। ब्रह्मचारी इसके लिए हरगिज तैयार नहीं थे। नतीजा हुआ कि उनका प्रोग्राम टीवी से गायब कर दिया गया।
अगला पंगा हुआ साल 1983 में। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जम्मू में शिवा नाम की एक गन फैक्ट्री थी। 1983 में सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस फैक्ट्री पर छापा पड़वाया। छापे के वक्त वो खुद भी मौजूद थे। इस दौरान फैक्ट्री से 500 स्पेनिश बंदूकें मिली, जबकि लाइसेंस सिर्फ स्वदेशी हथियार बनाने का मिला हुआ था। हालांकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इस मामले में भी बच निकले और उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। किस्मत ने साथ दिया, लेकिन ज्यादा वक्त तक नहीं। 1984 में इंदिरा की हत्या के साथ ही ब्रह्मचारी की किस्मत के पास से पलटने लगे। राजीव के सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री का आवास और ऑफिस दोनों के दरवाजे उनके लिए बंद हुए। जिस रोज इंदिरा की मृत्यु हुई, ब्रह्मचारी को उस चबूतरे से भी उतार दिया गया जिस पर इंदिरा का शव रखा हुआ था। ब्रह्मचारी ने मानतलाई लौटने की सोची। सपना था मानतलाई को सिंगापुर बनाने का। 5000 फुट लंबी झील, हजारों कारों वाली पार्किंग, मोनोरेल, स्कूल, कॉलेज, ये सब सपने का हिस्सा थे। ध्यान के लिए एक सुरंग बननी थी और ब्रह्मचारी की कल्पना थी कि इस सुरंग के बाहर 2 भालू पहरा देते। भालू के बच्चे पाल भी लिए गए। भालू तो बड़े हुए, लेकिन तब तक सपना हकीकत में गोते लगाने लगा। गोता। जून 1994 में संजय गांधी की मौत के ठीक 14 साल बाद एक रोज धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने विमान में सवार हुए ताकि अपनी जमीन का ब्यौरा ले सकें। विमान ने गोता खाया और जमीन पर क्रैश हो गया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की इस तरह मौत हुई। वक्त मानतलाई के उनके आश्रम को खंडहर में तब्दील कर दिया। वहीं दिल्ली वाले उनके आश्रम को मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग नाम दिया गया। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कमल का लिखा ये शानदार एपिसोड कैसा लगा। इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया था जतिन की मौजूदगी में। देखते रहिए दी लंदन टॉक।